Hello everyone and welcome back to our channel JK Alerts. Today we are going to start practice session for JK SSB class 4th exam, and in this chapter we will practice some problems related to mensuration. So let's start the video, and in this video I will give you some important tricks to solve the problems in minimum time. So let's start. So first question जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है और आपको उसकी साइड्स गिवन है 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्लास 4th एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। जो बच्चे 10th तक का मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्लास 9th जो है बेसिकली उसमें एक चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला करके, तो उसमें हम इस तरह के ट्रायंगल जिसमें आपको सारी की सारी साइड्स गिवन रहती हैं उसका हम एरिया निकालना सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बेसिकली आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड्स आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है इसका। और एरिया निकालने के लिए जब भी आपको सारी की सारी साइड्स गिवन हो तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हो, और हीरोन्स फार्मूला है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो है ये एरिया इस एरिया से बेसिकली ट्रायंगल का मतलब इस फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकलता है, और ये फार्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको सारी की सारी साइड्स गिवन हो। जब आपको किसी ट्रायंगल का बेस और अगर आपको हाइट पता हो तो आप एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल के बड़े सारे फार्मूले होते हैं, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर आपको सारी की सारी साइड्स गिवन है तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और आपको पता होगा कि एस जो है वो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो भी बाउंड्री है उसकी लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर हो गया उसका हाफ। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो सेमी पेरीमीटर होगा 16 + 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर हुआ, जब आपको सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा तो यहाँ पे जो 16 है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 34 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप वैल्यू पुट करके यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर आपको किसी ट्रायंगल में बेस और हाइट गिवन हो तो आपको ये फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको बेस और हाइट गिवन रहती है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करके निकाल सकते हैं। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो आपने देखा कि यहाँ पे एक तो हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन रह सकता है कि ये हीरोन्स फार्मूला जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एरिया निकालने के लिए। आप सबको पता होगा, जो भी हीरोन्स फार्मूला से इस क्वेश्चन को करते होंगे बच्चे, ऑफकोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बट अब कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि क्या इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव है तो नहीं है, बट आप अगर ब्रेन यूज करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर आपको देगा बेसिकली, तो आपको वो मतलब कुछ ट्रिकी बना के देगा। ट्रिकी बनाने का मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि क्या ये जो साइड्स हैं, आपको जो ट्रायंगल की साइड्स हैं जो कि 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर जो हैं, क्या ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आपको पता है कि ये बेस कहलाती है और ये कहलाता है हाइट और ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपके पास बेस है, हाइट है, तो आप एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करके निकाल सकते हैं। इट मींस अगर ये साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हुई तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये साइड्स 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर जो है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो वैलिड रहती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल और
हाइट के स्क्वायर के इक्वल, ये कहती है ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। और अगर ये 16, 30 और 34 सेंटीमीटर इस पाइथागोरस थ्योरम को मतलब सेटिस्फाई कर पाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड्स होंगी ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी, और हम इस फॉर्मूला को यूज करके विद इन फ्यू सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी हाइट होती है, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो साइड गिवन दी है इस ट्राइंगल में वो दी है 34 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो यहाँ पे दी हुई है वो दी है 34 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं मान के चलूं, बेस आप कुछ भी मान सकते हैं, 16 भी मान सकते हैं और 30 भी मान सकते हैं। तो बेस मैंने 16 मान ली और हाइट मैंने 30 मान ली और इसका स्क्वायर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है इट मींस ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स बन जाती हैं तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालना है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, और 30 का स्क्वायर जो होता है वो 900 होता है, और इसका प्लस करके जो आता है वो आता है 1156। और आपको पता है कि 34 का स्क्वायर भी 1156 होता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। इट मींस ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, ये जो ट्राइंगल गिवन है ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। वो कैसे पता चला, मैं इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें यह पता चलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है कि बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1 बाई बेस इंटू हाइट 1/2। यहाँ पे बेस आप कुछ भी मान सकते हैं, 16 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हाइट आप 16 मान सकते हैं, और आप जब इनको करोगे 15 इंटू 16 तो ये आएगा 240। तो 240 जब आ जाएगा तो ये आपका एरिया होगा, और 240 जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन किसी के बच्चों मतलब कुछ लोग ये सोचते होंगे, कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि क्या हमें ये चेक करने के लिए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, हमें ये करना जरूरी है? यस, हाँ, आंसर है ये आपको करना जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बता देता हूं। ट्रिपलेट्स यानी कि वो साइड्स जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। अगर आप उनको याद कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। जैसे एक ट्रिपलेट तो बन गया 16, 30 to 34। कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स आपको दी है, मतलब किसी भी ट्रायंगल की साइड्स अगर आपको 16, 30 एंड 34 सेंटीमीटर दी हैं, तो आप समझ जाना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो आपको हीरोन्स फार्मूला की हीरोन्स फार्मूला को यूज करना इस क्वेश्चन में मतलब नहीं करना है। एरिया ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट ये यूज करना है, और ये यूज करके आप इस बड़े से क्वेश्चन को जो टाइम कंज्यूमिंग है विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूं कि कुछ ट्रिपलेट्स बता देता हूं, और ट्रिपलेट्स निकालते कैसे हैं वो बता देता हूं, जिससे आपको पेपर में हेल्प होगी। अगर उस तरह का ट्रिपलेट आपको मतलब एग्जैक्टली दिख जाता है अगर क्वेश्चन पेपर में, तो आपके लिए मतलब हेल्प हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि आप विद इन सेकेंड्स उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं आपको क्या करूंगा कि ट्रिपलेट्स निकालना सिखाऊंगा। ट्रिपलेट्स यानी कि वो साइड्स जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स बनाना सिखाऊंगा, ऑड नंबर, एंड फिर आपको इवन नंबर के ट्रिपलेट्स बनाना भी सिखाऊंगा, इवन नंबर। जैसे कि ऑड नंबर आपने देखा होगा 3 के कौन कौन से ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि 3 जब भी आपको ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना है, ट्रिपलेट, तो आपको क्या करना है सबसे पहले स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर होएगा 9, और फिर आपको क्या करना है कि 9 को तोड़ना है 1 के डिफरेंस में। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 को आपने 2 नंबर्स में तोड़ना है, और उन 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का। तो वो हो गया 4 and 5, वो हो गया 4 and 5। तो जो हमारा ट्रिपलेट बना वो है 3, 4 और 5। कहने का मतलब ये हुआ कि 3, 4 और 5 जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पहचानने के लिए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, आपको क्या करना है, इनको सेटिस्फाई करवाना है पाइथागोरस थ्योरम से।
जैसे आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मैं बड़ी वाली, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूज मुझे पता चल गया 5 का स्क्वायर है। बेस यहाँ पे आपको पता है कुछ भी मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, और हाइट यहाँ पे मान सकते हो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ से मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल बन जाती है, इट मींस ये जो साइड्स हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, और जब भी साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, दैट साइड्स बेसिकली बिकम्स द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट बन जाती है, मतलब साइड्स बन जाती हैं। तो जब कभी भी आपको मिले कि एक ट्राइंगल में एक जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दी हुई हैं, इट मीन्स कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। आपको इसका एरिया निकालने के लिए बस 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे आपको बेस 3 और 4 कुछ भी मान सकते हो, 5 आपको पता है कि सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपको 5 को इग्नोर करना है क्योंकि 5 जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो आप इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। तो एक तो ट्रिपलेट बन गया 3, 4, 5। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं 5 का ट्रिपलेट क्या बन सकता है, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जब भी आपको और नंबर का ट्रिपलेट निकालना है तो आपको क्या करना है कि 5 का मतलब पहले वाला जिसका भी आपको निकालना है उसका स्क्वायर करना है। जैसे 25, 5 का स्क्वायर 25, और 25 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 25 को मैं अगर दो नंबर्स में तोड़ूं तो वो आया 12 और 13। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट बनता है वो ट्रिपलेट बनता है 5, 12 एंड 13। कहने का मतलब अगेन वही हुआ कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर में ये दिखता है कि किसी एक ट्राइंगल की साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हैं, इट मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो उसका एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट यूज करके आप मजे से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो 13 सेंटीमीटर साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी हाइपोटेन्यूज को, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो इस तरह से आप बड़े सारे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और निकालने की कोशिश करूं, 7 का अगर मैं निकालूं तो 7 का जो होता है वो 7 का स्क्वायर आपको करना है सबसे पहले, फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 को आपने दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो, दैट इज 24 एंड 25। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रिपलेट बनता है 7, 24, 25। तो ये तो कॉमन आपको याद रखने ही रखने हैं। 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट है। तो इस तरह से आप और नंबर का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 4, इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना थोड़ा सा अलग है, जैसे और नंबर का हम बनाते हैं वैसे नहीं बनाना है, थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इवन नंबर जो भी आपको दिया गया है उसका स्क्वायर करना है। जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर जैसे हम और नंबर का निकालते थे सबसे पहले स्क्वायर करते थे, और फिर जो भी स्क्वायर आता था उसको दो नंबर्स में तोड़ना जिसका डिफरेंस 1 हो। इस केस में आपको क्या करना होता है कि जब भी आप स्क्वायर करें, स्क्वायर के बाद आपको क्या करना है कि उस नंबर को हाफ कर देना है, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, तो आएगा 8। अब जो अब नंबर आया है उसको आपने दो नंबर्स में तोड़ना है, बट उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें मैं देखूं तो 6, 3 एंड 5, तो 8 को मैंने दो नंबर्स में तोड़ दिया 3 और 5, तो यहां पे जो ट्रिपलेट बना वो बना 4, 3 एंड 5। सेम वैसा ही बना है 3, 4, 5, क्योंकि 4 जो था वो इवन नंबर था इसलिए उसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 के अगर मैं ट्रिपलेट निकालने की बात करूं तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का आपको हाफ करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है 18, और 18 को आपको दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो वो आएगा 8 एंड 10। तो जो ट्रिपलेट बना वो बना 6, 8 और 10, और ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से। तो ट्रिपलेट आप जितने ज्यादा याद कर सकते हो उतनी ज्यादा हेल्प होने वाली है आपकी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका आपको साइड दी हुई है 30 सेंटीमीटर और आपको इसका एरिया निकालना है। आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल का जब भी आपको एरिया निकालने के लिए पूछे तो आपको एक फॉर्मूला है वो यूज करना है, आपको वो डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे देगा, आपको हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करूं, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो सेम रहती हैं,
सारी की सारी साइड सेम रहती हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ कि ए बी बी सी और ए सी की जो साइड है वो ए सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसका एरिया बताऊं तो एरिया क्या होगा, तो आपको पता है कि एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बट अगर इस ट्राइंगल में मैं बेस को ए मान लूं तो हाइट मुझे पता नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ए से एक बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये खास बात होती है कि जब भी आप एक वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड के अपोजिट वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर बेसिकली अपोजिट वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में काटता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल बन जाते हैं। कहने का मतलब अगर ये टोटल बी सी है तो यहाँ पे जो डी पे काट रहा है ये बी डी बन जाएगा a/2 और डी सी भी बन जाएगा a/2। तो अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप यहाँ पे ए डी बी राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल ले लीजिए। और ए डी बी ट्राइंगल में आप अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज से ए, यहाँ पे ए का स्क्वायर, बेस मैंने बता दिया a/2 है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब भी हम वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस ये हाफ हाफ बन जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, और आपको हाइट निकालनी है यहाँ पे, तो a का स्क्वायर, और इसको मैं जब सॉल्व करके इधर ले आऊंगा तो a का स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा हाइट का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा √3/2a। तो ये बन जाती है हाइट बेसिकली किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको मान लो कि 30 सेंटीमीटर दी है, आपको पूछा जा सकता है उसकी हाइट बताओ। आपको कुछ भी नहीं कहना, ये याद रखना √3/2 इंटू ए यहाँ पे साइड है, यहाँ पे आप 30 पुट करेंगे, 32 से डिवाइड हो जाएगा 15, 15√3 जो होगी वो उसकी हाइट होगी। बट यहाँ पे मैं एरिया की बात करूँ तो आपको पता है एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे आपको पता है बेस पूरी की पूरी a है, और हाइट जो है वो अभी मैंने निकाली √3/2a, और अगर आप इसको सॉल्व करूँ तो वही आया √3/4 a का स्क्वायर। तो ये जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। इतना यूज में आता है, इतनी आपको हेल्प मिलेगी इस फार्मूला से, इतना टाइम आपका बचेगा। आपको ये तब पता चलेगा जब ये एग्जाम में ऐसा आएगा, और अब अगर आप इस फार्मूला की हेल्प से करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। सो इस फार्मूले से आपको क्या करना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो जब भी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो आपको बस साइड देखनी है, साइड कितनी है, और फार्मूला है √3/4, साइड है यहाँ पे 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, तो √3/4 30 का स्क्वायर हो गया 900, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 4 जो है ये 225 से कटेगा, 225 से कटेगा, और आंसर जो आएगा वो 225√3। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 225√3 ए इसका ऑप्शन होएगा। तो जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज करते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर, और मैंने बता भी दिया कि ये फार्मूला आता कैसे है। और जब भी हाइट पूछी हो तो आप ये यूज कर सकते हो √3/2a। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस फार्मूला से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है ताकि मैं ये सब चीज़ें आपको बता दूं, वरना ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मतलब बिल्कुल ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, बट अगर आपको ये चीज़ पता हो तो और ज़्यादा कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 16900 मीटर स्क्वायर इज, मतलब आपको क्या करना है कि एक स्क्वायर आपको दिया गया और उसका एरिया आपको गिवन है। आपको क्या करना है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास बात नहीं है, बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा स्क्वायर के बारे में। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बता दिया, उसके पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको मैंने डिफरेंट अप्रोचेस बता दी, ट्रिपलेट्स बता दिए कि किस तरह से आपको ट्रिपलेट्स हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बता दिया, तो मैं आपको थोड़ी स्क्वायर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। पहले आपको ये सब पता होनी चाहिए। जहाँ से आपको पता है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों की चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल रहती हैं। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है सबसे पहली बात जिसकी सारी की सारी साइड जो हैं वो इक्वल रहती हैं। तो ए बी बी सी सी डी ए डी जो है वो सब के सब बराबर है। तो अगर मैं ए बी को ए मान लूँ a सेंटीमीटर, तो बी सी भी ए हो जाएगा, सी डी भी ए हो जाएगा और ए डी भी ए हो जाएगा।
तो सारी की सारी साइड्स होगी ए। अब अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, वो होता है साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करूं तो वो होता है 4 इंटू साइड। वैसे पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है सारी साइड्स की लेंथ बेसिकली, मतलब जो बाउंड्री है किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को पेरीमीटर कहा जाता है। तो पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, आप सारी साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो वो जब सारी साइड्स को ऐड करोगे तो वो 4 साइड बनेगा, इसलिए हम 4 साइड इंटू याद कर लेते हैं। कोई याद करने वाली चीज है तो नहीं है, मेन जो है वो कंसेप्ट है। तो ये साइड का स्क्वायर हो गया और पेरीमीटर हो गया 4 इंटू साइड का, 4 इंटू साइड। अब मैं आपको बता दूं डायगोनल के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट बात स्क्वायर के बारे में ये है कि जो दो एंगल्स के बीच में, सॉरी जो दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और डायगोनल क्या होता है कि अगर आप अपोजिट वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो तो जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको डायगोनल बोलते हैं। जैसे ये डायगोनल है, सो आपको इसी डायगोनल की लेंथ पूछी हुई है इस ट्राइंगल में बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB और BC दोनों बराबर हैं, A का स्क्वायर और A का स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस A का स्क्वायर। और AC जो आता है, अगर मैं इस पे रूट लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे AC का स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, तो रूट की वैल्यू आएगी A√2। कहने का मतलब जो डायगोनल होता है स्क्वायर का उसकी लेंथ होती है A√2। A√2 का मतलब जो भी आपको साइड गिवन है उसमें √2 लगा दो। कहने का मतलब अगर आपको एक ट्राइंगल दिया गया, सॉरी एक स्क्वायर दिया गया जिसकी साइड आपको 20 सेंटीमीटर, तो पूछा जाए आपको कि बताओ उस स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 20 पुट कर दो, 20√2, बिना कुछ किए, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखेंगी, अगर याद रहेंगी तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे आपको। तो डायगोनल की लेंथ होती है A√2। कहने का मतलब अगर आपको कोई स्क्वायर दिया गया 10 सेंटीमीटर का तो उसके डायगोनल की लेंथ होगी 10√2। बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। बट अब मैं बात करूं इसके लेंथ की, अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है 16900, और आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता कितना है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 16900, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको साइड का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको साइड चाहिए। तो यहाँ से आप स्क्वायर हटेगा तो आपका वहां पे रूट आ जाएगा, और रूट जब आएगा तो देखो रूट निकालने का तरीका, 169 का रूट होता है 13 और 100 का होता है 10, तो वो होगा 130। तो साइड जो हो जाती है आपकी वो होती है 130 सेंटीमीटर। अगर 130 सेंटीमीटर आती है इसका मतलब उसका डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, 130√2। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायगोनल की जो लेंथ होगी वो होगी 130√2। ये मैंने आपको करके इसलिए बताया ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े कि ये भाई डायगोनल की लेंथ A√2 होती है तो क्यों होती है, ये इसीलिए होती है। अब जब आपको ये पता है कि ये डायगोनल की लेंथ A√2 इस तरह से आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको याद रखने में। अब बड़ी जल्दी से इसको यूज करके मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायगोनल की लेंथ आप सीधे निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्क्वायर का साइड पता है तो आप जस्ट ए की जगह उस वैल्यू को पुट कर दो। जैसे यहाँ पे साइड आई 130 सेंटीमीटर, तो डायगोनल की लेंथ जो होगी वो 130√2 होगी। तो इस क्वेश्चन को कराने का यही मोटिव था ताकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आपको रोम्बस दिया गया है और उसके डायगोनल्स की लेंथ दी गई है और इसकी हेल्प से आपको एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन लेने का मोटिव यही है कि ताकि मैं आपको रोम्बस के बारे में थोड़ा सा बता सकूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा आपको। तो जैसे कि एक रोम्बस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, बट पैरेललोग्राम और रोम्बस में ये डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल और एंड पैरेलल होती हैं, बट रोम्बस में क्या होता है कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये डिफरेंस है रोम्बस और पैरेललोग्राम में। तो एक तरह का मैं रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकता हूं क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं, बट रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं। तो सबसे पहली बात ये है रोम्बस के बारे में।
दूसरी बात ये है कि जो इसके डायगोनल होते हैं, जैसे अगर AC को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं और BD को ऐसे मैं ज्वाइन कर दूं, तो एक बहुत मतलब बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का कि आपको क्वाड्रिलेटरल जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, हमारा रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इस तरह की फिगर्स में आपको पूछता है कि ये जो डायगोनल्स हैं जब ये कट करते हैं तो क्या ये 90 डिग्री पे कट करते हैं कि नहीं करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन फेवरेट रहता है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे SSC हो तो इसमें भी जरूर पूछने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछेगा कि क्या रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये तो याद ही नहीं रहता बच्चों को कि करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है कि एक जगह पे लिखना है, यहां पे लिखना है साइड और यहां पे लिखना है इक्वल, साइड और इक्वल। फिर क्या करना है आपको, चलो इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं, तो पहले मैं क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं आपको। आपको क्या करना है कि एक रोम्बस गिवन है, रोम्बस जो है उसकी आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं और डायगोनल जो दिए हुए हैं उनकी लेंथ जो दी है 10 सेंटीमीटर, जैसे ये वाले डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये डायगोनल थोड़ा बड़ा सा है, और ये इसकी जो लेंथ है वो 8.2 सेंटीमीटर है। जब भी आपको एरिया ऑफ रोम्बस पूछा जाए और आपको डायगोनल गिवन हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। फार्मूला है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है रोम्बस का एरिया निकालने के लिए। जैसे 1/2 डायगोनल की लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 की लेंथ जो है वो 8.2 है, और मैं 10 हटा देता हूं अगर पॉइंट का तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आता है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा वो 41 सेंटीमीटर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। जब भी आपको दो डायगोनल्स की लेंथ दी होगी तो आपको क्या करना है कि ये फार्मूला यूज करके डायगोनल्स का ये वाला 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 एरिया ऑफ रोम्बस निकाल देना। अब क्या करना है आपको कि जैसे मैंने आपको बता रहा था कि आपको ये पूछा जा सकता है कि रोम्बस में या स्क्वायर में जो साइड्स होती हैं, मतलब जो डायगोनल्स होती हैं, क्या वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो इसको आपको कैसे मतलब कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पे आप लिखोगे साइड और यहां पे आप लिखोगे डायगोनल, यहां पे आप लिखोगे डायगोनल, फिर इधर लिखोगे आप 90 डिग्री और इधर लिखोगे इक्वल, फिर यहां पे लिखोगे इक्वल और यहां पे लिखोगे 90 डिग्री। ये एक छोटा सा आपको चार्ट बनाना है। क्या करना है कि यहां पे साइड लिखना है, यहां पे डायगोनल लिखना है, फिर यहां पे 90 डिग्री इक्वल इक्वल 90 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, इसकी हेल्प से आप कोई भी फिगर चेक कर सकते हो कि किस में जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और किस में नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं सबसे पहले रोम्बस के बारे में बात करता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे लिखा है साइड, यहां पे लिखा है साइड। अब इसका मतलब देखना कैसे इस चार्ट को कि साइड के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री है। अगर मैं बात करूं रोम्बस के बारे में, क्या रोम्बस के साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है? मतलब ये जो एंगल है BADC, क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है। जो रोम्बस के जो एंगल साइड्स के बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। अगर साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इट मींस डायगोनल भी इक्वल नहीं है, डायगोनल भी इक्वल नहीं है। तो यहां से पता चल गया कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ नहीं होते हैं। दूसरी बात अब इसकी देखते हैं कि साइड है वो इक्वल है, साइड जो है वो इक्वल है। तो आपको देखना है कि क्या सारी की सारी साइड जो है जिसके भी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसकी साइड सारी की सारी साइड्स इक्वल है। तो आपको पता है कि रोम्बस में सारी की सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब डायगोनल भी 90 डिग्री पे कट करेंगे। अगर ये चीज पॉसिबल हो तो ये चीज भी पॉसिबल होगी, ये चीज पॉसिबल नहीं है तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइड जो है वो इक्वल है, साइड्स इक्वल है हर एक साइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिट साइड देखनी है, सारी की सारी साइड्स देखनी है आपको, सारी की सारी साइड्स इक्वल है, इट मींस डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो रोम्बस के केस में डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि एक डायगोनल जो है, जैसे ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में काटेगा और ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में काटेगा। ये मतलब होता है डायगोनल का बाइसेक्ट करना। हर एक फिगर में डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते ही करते हैं, बट जो हर एक डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं ये पॉसिबल नहीं है। रोम्बस में ये चीज पॉसिबल है। अगर मैं इसको अप्लाई करूं स्क्वायर में, तो क्या स्क्वायर में ये पॉसिबल है? देखते हैं कि क्या स्क्वायर्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो
90 डिग्री पे कट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है? यस, स्क्वायर के केस में तो साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अगर साइड के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है इट मींस डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के केस में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब चेक करते हैं दूसरी वाली कंडीशन, क्या साइड्स सारी की सारी इक्वल होती है? यस, स्क्वायर के केस में सारी की सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं, तो इट मींस डायगोनल भी 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो दो ही ऐसी फिगर्स हैं, रोम्बस और स्क्वायर, जिसके डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, और बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में काटेगा। अगर मैं रेक्टेंगल के बारे में बात करूं, यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में बात करूं, तो आप देखो कि क्या साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है? यस, रेक्टेंगल के केस में भी दो साइड्स के बीच में हर एक एंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर ये कंडीशन पॉसिबल हो, मतलब पॉसिबल है, तो ये भी चीज पॉसिबल होगी। अगर साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है इट मींस डायगोनल भी इक्वल होंगे। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्या साइड इक्वल है? तो रेक्टेंगल के केस में साइड इक्वल नहीं होती हैं। आप बोलोगे होती हैं, बट वो अपोजिट होती हैं। आपको क्या करना है कि सारी की सारी साइड्स देखनी है। तो सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो साइड इक्वल नहीं है इट मींस डायगोनल भी 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं। तो रोम्बस के केस में ये दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट नहीं करती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दो ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं, रोम्बस और स्क्वायर, जिसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। और हर एक फिगर के जो डायगोनल्स है, मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि किस फिगर्स, मतलब रोम्बस के, स्क्वायर के या रेक्टेंगल के पूछ सकते हैं कि क्या डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है कि नहीं होती है। आप इसकी हेल्प से यूज कर सकते हो। छोटा सा चार्ट बनाना है आपको, इससे आप हेल्प कर सकते हो। अगर ये चीज कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये भी हो जाएगी, ये नहीं होती है तो ये भी नहीं होगी। इसकी हेल्प से आप कोई भी फिगर लेके क्वाड्रिलेटरल का, चाहे रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेपेजियम के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि ट्रेपेजियम होता क्या है। तो जैसे आपको पता है कि ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब इसकी भी चार साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चार साइड्स होती हैं। फिर ये जो ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है, ये ट्रेपेजियम की टाइप्स आ जाती है एक तरह की। तो ये एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है? कोई पूछे कि ट्रेपेजियम होता क्या है बेसिकली, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर जो होता है, वन पेयर जो होता है साइड्स का, वो पैरेलल होता है। वो क्या होता है? पैरेलल होता है। और अनदर पेयर, जो दूसरा पेयर है, वो क्या होता है? नॉन पैरेलल होता है। अब पैरेलल और नॉन पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती। जैसे अगर मैं इन दोनों लाइंस की बात करूं तो ये लाइंस जो है वो ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनको आप जितना चाहे एक्सटेंड करो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। बट ये वाली जो साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको जब आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे सीधा तो ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। इट मींस ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ साइड इज नॉन पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट क्या होगी? तो इसकी हाइट होगी, जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है वो इसकी हाइट होगी। तो आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और इसकी जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो ऑफकोर्स ये छोटी वाली है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये बड़ी वाली है 12 सेंटीमीटर होगा। और इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। हाइट मतलब इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये वर्ड भी यूज कर सकता है कि इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। और हाइट के लिए ये भी बोल सकता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आप देखो 10 और 12 ये इनका सम है, 10 + 12, और हाइट कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। अब अगर आप काट दो 2 2 = 4 और ये बन गया 22, 22 को 2 से करेंगे तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो है वो ट्रेपेजियम का एरिया होगा। तो अगर आपको इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बिल्कुल मतलब पता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रेपेजियम का एरिया निकालने में। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या चेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? जरूरी नहीं है आपको एरिया पूछेगा। आपको क्या कर सकता है कि एरिया दे देगा, पहले ही एरिया दे देगा तो आपको क्या कर देगा, इन दोनों पैरेलल साइड्स में से एक टर्म जो है वो मिस कर देगा, या 10 मिस कर देगा या 12 मिस कर देगा, और हाइट दे देगा। तो आपको सेम क्वेश्चन की एक इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल फाइंड आउट करना है।
जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको एरिया फाइंड आउट करना था, अगर इसने क्वेश्चन चेंज करना हो तो वो यहाँ साइड मिस कर सकता है या हाइट मिस कर सकता है, दोनों में से एक ही चीज मिस कर सकता है, बस आपको सॉल्व करना है। अप्रोच तो यही लगेगी, सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, बट जो इसमें यूज मैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, जैसे तो मैं आपको ये बता चुका हूं क्वेश्चन, बट इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, ऑप्शन है कि इक्वल, हाफ ऑफ वन डायगोनल, ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड नन ऑफ द अबव, कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो क्या इक्वल होते हैं। तो मैं आपको एक बताया था, तरीका बताया था आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे लिखना है साइड, यहाँ पे लिखना है डायगोनल, यहाँ पे लिखना है 90, यहाँ पे लिखना है इक्वल, फिर यहाँ पे इक्वल एंड यहाँ पे 90 डिग्री। तो रोम्बस बना लेना आपने छोटा सा। सबसे पहली बात देखना कि साइड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो साइड के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, इट मीन्स डायगोनल भी इक्वल नहीं होंगे, तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब हाफ ऑफ वन डायगोनल, इसका मतलब इक्वल नहीं होंगे तो अनइक्वल ही होंगे, तो इसका मतलब ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मेंसुरेशन में 2D फिगर्स भी आ सकती है, 3D फिगर्स भी आ सकती हैं, और 3D फिगर में आपको फार्मूलास पढ़ने पड़ेंगे थोड़े से, और थोड़े से फार्मूलास पढ़ के आप क्वेश्चन को अप्रोच करने की मतलब अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आप क्या अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। तो जैसे यहाँ पे एक क्यूबॉइड है और आपको पूछा गया है कि आपको क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है और उसका वॉल्यूम गिवन है आपको और बेस एरिया गिवन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूबॉइड जो है वो एक 3D फिगर है, तो क्यूबॉइड मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये क्यूबॉइड है और आपको पता है क्यूबॉइड 3D फिगर होती है, और 3D फिगर वो होती है जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ये एक क्यूबॉइड है और लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होता है ये डिफरेंट लेंथ की होती हैं, मतलब ये बराबर नहीं होती हैं। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल हो जाए तो वो क्यूबॉइड नहीं रहता, फिर वो क्यूब बन जाता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है। क्यूब बेसिकली अगर आप क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट को इक्वल कर दो तो वो क्यूब बन जाता है, यही डिफरेंस है क्यूब और क्यूबॉइड में। सो वॉल्यूम हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब होगा कैपेसिटी, कहने का मतलब कि इसमें कोई चीज कितनी स्टोर हो सकती है, वो वॉल्यूम है। तो इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डिपेंड करता है यूनिट पे कि सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, ठीक है। जब लीटर में दिया है, लीटर भी होता है। तो वॉल्यूम दिया 490, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू हाइट। और अगर मैंने जैसे कि आपको कहा कि अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट को बराबर कर दो तो ये साइड का क्यूब बन जाएगा, और साइड का क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, आपको गिवन है कि बेस एरिया गिवन है आपको। बेस एरिया कहने का मतलब देखो ये क्यूबॉइड जो है इसका जो बेस एरिया वो ये है, कहने का मतलब ये क्यूबॉइड इस एरिया पे खड़ा हुआ है, तो ये इसका बेस एरिया है। और आपको पता है कि जो क्यूबॉइड की जो फेसेस होते हैं, ये जो फेस है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल शेप में है। ये कौन सी शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप में। और क्यूब के जो फेस होते हैं वो क्यूब के शेप में, सॉरी स्क्वायर के शेप में होते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। और बेस एरिया कहने का मतलब, बेस मतलब ये वाला जो एरिया आपको दिया है ये दिया गया है रेक्टेंगल का एरिया, कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के वो रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, इट मींस ये रेक्टेंगल का एरिया दिया गया आपको। और इससे अगर रेक्टेंगल की मैं आपको बात बताऊं तो इसकी जो लेंथ है वो L है और ब्रेथ जो है वो B है। तो आप यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो लेंथ यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। और आपको पता है कि बेस एरिया गिवन है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस ये हुआ कि लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है वो आपको 35 सेंटीमीटर दिया है। देखो है तो ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बट अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे हाइट निकालनी है और आपको 490 को डिवाइड कर देना 35 से, 7 5 7 7 49 और यहाँ पे 14, तो 14 सेंटीमीटर जो है इस क्यूबॉइड की हाइट होगी। दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो क्यूबॉइड की जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो क्योंकि बेस एरिया गिवन था 35 सेंटीमीटर, और बेस एरिया कहने का मतलब जिस पे ये क्यूबॉइड खड़ा है तो वो एरिया ऑफ कोर्स रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह मैंने 35 लिख दिया एंड एच को मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ से मैंने एच की वैल्यू निकाल दी और एच जो आया वो 14 सेंटीमीटर आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। और आपको क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, तो मैं आपको फॉर्मूलेस बता देता हूँ एक बार सारे के सारे 3D फिगर्स के।
अब 3D फिगर्स के फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपको रेडियस दे दिया जाएगा, हाइट दे दिया जाएगा, तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी होगी फॉर्मूले में और वॉल्यूम निकल जाएगा और कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा अगर पूछा होगा तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्यूब से पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, मतलब कम से कम इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये होते क्या हैं, ठीक है। तो 3D फिगर जैसे कि आपको पता है कि वो फिगर जिनकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है उन फिगर्स को 3D फिगर कहा जाता है। जैसे क्यूब के बारे में बात करूं तो क्यूब एक ऐसा फिगर होती है जिसमें सारी की सारी साइड जो होती हैं वो लेंथ इक्वल होती हैं और इसका जो फेस होते हैं, ये जो फेस होते हैं इनके, ये स्क्वायर की शेप में होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनके जो फेस हैं वो स्क्वायर की शेप में होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं। अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम मींस कैपेसिटी, कोई चीज कितनी स्टोर हो सकती है, तो वॉल्यूम निकल सकता है साइड का क्यूब। और अगर सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया का कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास क्यूब है तो उसका जो सरफेस होगा, मतलब जो ये वाला जो सरफेस होगा, ये सारी जितने भी सरफेसिस हैं इसके, उसका सारा मिला के जो आएगा वो सरफेस एरिया आएगा 6 साइड का स्क्वायर। ये है इसका सरफेस एरिया। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूबॉइड भी 3D फिगर है और क्यूबॉइड और क्यूब में यही डिफरेंस है कि क्यूब में सारी की सारी साइड जो होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो होती है वो इक्वल होती है, क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम की बात करूं तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू हाइट होता है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेंथ ब्रेथ हाइट को बराबर कर देंगे तो ये साइड का क्यूब बन जाएगा और तो क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है ट्वाइस लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड की जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। इससे रिलेटेड मैंने अभी क्वेश्चन भी आपको करवाया, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यूबॉइड से और क्यूब से रिलेटेड। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनकी बराबर कर देंगे तो इधर लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 6 लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब 6 साइड का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि सरफेस एरिया बन जाएगा क्यूब का। अब मैं सिलेंडर के बारे में बात करता हूं। तो सिलेंडर है क्या, बेसिकली जिसके दोनों एंड्स सर्कुलर हो उसको सिलेंडर बोला जाता है। जिसके दोनों एंड्स सर्कुलर हो वो उसको सिलेंडर बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि जो बकेट होती है उसके भी तो दोनों एंड्स सर्कुलर होते हैं। हाँ, बट बकेट और सिलेंडर में ये डिफरेंस है कि बकेट के जो दोनों एंड्स होते हैं वो सर्कुलर होने चाहिए और दोनों का रेडियस भी सेम होना चाहिए। बट बकेट के केस में ऐसा नहीं होता। बकेट तो बिल्कुल ऐसे होती है, ऐसे होती है बकेट। इसका ये वाला सर्कुलर एंड जो है, ये वाला सर्कल जो है ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, मतलब इनके दोनों रेडियस अलग अलग होते हैं, तो ये फ्रस्टम कहलाता है। बट ये सिलेंडर है। सिलेंडर में दोनों एंड जो है सर्कुलर एंड जो है उनका रेडियस बराबर होना चाहिए। इसके वॉल्यूम की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसका याद रखने का तरीका ये है कि आप देखो, आपने एक सर्कल ले लिया। सर्कल कहने का मतलब एक जो हम पहनते हैं यहाँ पे हाथों में कड़ा है ना, वो ले लिया आपने, यहाँ पे सपोज करो, और यहाँ पे आपने एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, फिर एक तरह का ढेर लगा दिया कड़ों का। तो जैसे जो सर्कल था, मतलब जो कड़ा था वो सर्कल होता है, कहने का मतलब वो 2D फिगर होती है। तो 2D फिगर में तो कोई चीज स्टोर हो नहीं सकती। बट जैसे मैंने एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसा रखता गया तो ये एक सिलेंडर की शेप बनाता गया, जो कि 3D शेप में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं देखूं कि इसके अंदर कोई चीज कितनी आ रही है तो वो आ रही है पाई आर का स्क्वायर, कहने का मतलब एरिया। और ये कहां तक जा रहा है, मान लो मैंने 4 कड़े चढ़ा दिए तो इसकी हाइट बन गई 4। मान लो कि एक कड़े की हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो 4 की बन गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 पाई आर का स्क्वायर बन जाएगा। बट यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि हाइट कितनी है, इसलिए पाई आर एच बन जाता है, पाई आर स्क्वायर एच बन जाता है। ये याद रखने का तरीका होता है सिलेंडर का एरिया। सिंपल है, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि जो बेसिकली सिलेंडर है, आपको पता है कि अगर मैं एक कड़ा ले लूँ तो एक कड़ा जो है वो 2D फिगर है, तो उसमें तो कोई चीज स्टोर हो नहीं सकती है। बट अगर मैं दूसरा कड़ा रख दूं, तीसरा रख दूं, चौथा रख दूं, तो इस तरह का एक सिलेंडर बन जाएगा और उसमें कोई चीज अब स्टोर हो सकती है। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स एक जो कड़ा है उसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। और जब ऐसे ऐसे चढ़ाते जाएंगे एच तक, मतलब हाइट एच तक, तो जितने भी होंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करूं, कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब ये होगा कि जैसे ये जो मार्कर है ये एक सिलेंडर की शेप में है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला एंड है वो भी सर्कुलर है और नीचे वाला एंड भी सर्कुलर है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका कर्व्ड वाला, ये इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग दिस वन। मतलब ये जो ऊपर वाला एरिया सर्कल का और नीचे वाला एरिया को छोड़ के जो एरिया आता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, और ये होता है 2 पाई आर एच। इसको भी याद रखने का तरीका क्या है, मतलब ये बना कैसे फॉर्मूला। अब आपको पता है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम मतलब अंदर, एरिया मतलब बाहर। तो आपको पता है कि जब आप इस तरह से एक सर्कल लेंगे तो एक सर्कल का ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर।
है ना, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर, बट इसके ऊपर एक और कड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तब तक आपको लेके जाना जब तक जितना आपको चाहिए हाइट, तो उसको 2 पाई आर को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया को मिला के साथ में ये जो सर्कुलर एंड्स हैं यहाँ पे दो, इनका एरिया भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो आपको पता है 2 सर्कल हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों को जब कंबाइन किया तो फॉर्मूला बना 2 पाई आर आर प्लस एच। तो सिंपल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, आपको पूछा क्या जा रहा है ये आपको ध्यान में रखना है कि टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। कोन के बारे में बात करूं, कोन का एक जो बेस होता है वो क्या होती है, बेसिकली सर्कुलर होता है, और सर्कुलर आपको पता है जो भी सर्कुलर एंड उसका रेडियस तो होगा, और उसके रेडियस उसका सेंटर से लेके हाइट तक का जो हाइट होती है वो हाइट होती है, और ये वाली जो हाइट होती है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं और एल से डिनोट करते हैं। और जो स्लांट हाइट होती है वो निकलती कैसे है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये रेडियस है, ये हाइट है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो ये यहाँ पे स्लांट हाइट है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर निकल सकता है। तो ये भी सिंपल है। वॉल्यूम कैसे होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का। कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, अगेन ये वाला जो एरिया होगा कर्व्ड वाला पार्ट, उसको पाई आर एल मतलब पाई आर एल यूज करके कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो जो सर्कुलर वाला एंड है उसको भी ऐड कर देना तो बन जाएगा पाई आर एल प्लस आर। रट्टा नहीं मारना, इस तरह से समझोगे तो याद रहेंगी चीजें। स्फीयर आपको लग रहा होगा सर्कल है, सर्कल नहीं है। सर्कल और स्फीयर में ये डिफरेंस है कि सर्कल जो है वो 2D फिगर है और जो स्फीयर है वो 3D फिगर है। स्फीयर में कोई चीज कितनी स्टोर हो सकती है उसका निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो सरफेस एरिया होगा मतलब जो बॉल, कहने का मतलब बॉल फुटबॉल जो है वो स्फीयर है, उसका जो बाहर वाला एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया। ये इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर की बात करूं, अगर आप बॉल को ऊपर से काट दो तो इस तरह की शेप बन जाएगी, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा इसका हाफ होगा, अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आप 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। और इसका सरफेस एरिया जो होगा वो इसको भी हाफ कर दो 4 पाई आर स्क्वायर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। बट इसमें टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड होता है, इसमें नहीं होता। इसमें तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, बट इसमें आपने जब भी एक बॉल को आप ऊपर से काटते हो तो एक ऊपर सर्कुलर रन बन जाता है, तो आपका उसको भी उसका एरिया भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। तो जब आप ये 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है हमारा हेमिस्फीयर का। तो ये फार्मूले आपकी टिप्स पे होने चाहिए ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप फार्मूला जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर विद इन फ्यू सेकंड्स, तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में। तो मेंसुरेशन एक टॉपिक है जेके एसएसबी में, आप इतना कर लोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, ये मोर देन इनफ है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।